गुड इवनिंग सियोज सिमरन, गुड इवनिंग। हरित्रा, वर्धन, दिव्यांश, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। आदित्य, कैलाश, सोहेन, सभी को गुड इवनिंग। चलो, सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? कल आपका बर्थडे है, मेरी तरफ से आपको एडवांस बर्थडे विशेस। मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है भाई वर्धन, तो मैं कैसे अनब्लॉक कर सकता हूँ? आई प्लीज अनब्लॉक माई फ्रेंड हर साल। आई हैव नेवर ब्लॉक्ड एनी वन, एंड हाउ आई कैन अनब्लॉक? चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन तो सभी बच्चों को पता होगा कि इसकी डिफिनेशन आप क्या दोगे, रिफ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या दोगे, है ना? सभी बच्चे 10th क्लास से पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ बताएंगे रिफ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो ये हम बोल सकते हैं कि फिनोमिना बाय वर्चू ऑफ विच लाइट रेज सफर चेंज इन इट्स स्पीड एट द इंटरफेस, एट द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। मैं रिफ्रैक्शन की डिफिनेशन पूछ रहा हूं तो भाई मेरा स्नेल्स लॉ बता रहा है। यही कहानी है। अगर तुम 12th के हो तो यही बोर्ड में लिख के आओगे तो आपका, सोचो क्या होगा। पहले देख तो लो क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, सेपरेटिंग टू मीडिया व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो फिनोमिना बाय वर्चू ऑफ विच लाइट रे सफर चेंज इन इट्स स्पीड एट द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो लाइट रे का स्पीड में चेंज हो जाना, लाइट रे का स्पीड में चेंज हो जाना जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो लाइट रे का जो है स्पीड में चेंज हो जाना है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस जो होता है एक बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। इंटरफेस जो है अपना बाउंड्री है, अभी बताता हूं, जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक इंटरफेस कहलाएगा। अगर आप इसको म्यू1 बोल रहे हो, इसको म्यू2 बोल रहे हो, तो दिस इज आवर इंटरफेस विच इज सेपरेटिंग द टू मीडियम। कोई लाइट रे हमारी आ रही है, कोई लाइट रे मान लो हमारी आ रही है, ठीक है, और वो कैसे भी चेंज लेती है हमें नहीं पता, मान लो ऐसे लेती है। तो ये जो चेंज होता है ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन द स्पीड। लाइट रे जो है, दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और आइदर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है,
इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द चेंज इन इट्स स्पीड इज ड्यू टू, नेक्स्ट पॉइंट है द चेंज इन द स्पीड, द चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन द मीडियम, है ना। और चेंज ऑफ स्पीड रिजल्ट्स ऐसे लिख सकते हो, चेंज ऑफ स्पीड ड्यू टू चेंज इन स्पीड there is a change in the path of the light ray। तो लाइट रे के पाथ में जो चेंज है, देखो ये पाथ पहले ऐसा था, अब ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो लाइट रे के पाथ में चेंज होने का मतलब है कि स्पीड का चेंज होना उसके वजह से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रीक्वेंसी इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। ये सब बहुत फंडामेंटल बातें हैं जो 10th से आप पढ़ते आए हैं। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज एज इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। ठीक है, व्हेन light ray travel from one medium to another, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो सभी बच्चों को इतना तो पता होगा कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो पता होगा, V इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी सेम होनी है। तो यहाँ की जो, मान लो यहाँ की वेलोसिटी v1 है और लैम्डा 1 इसका वेवलेंथ है, इसकी वेलोसिटी v2 है और लैम्डा 2 इसका वेवलेंथ है। तो आप ये लिख सकते हो v1 अपॉन लैम्डा 1, है ना, यहाँ से इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2, v1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2। वाई सर आपको तो मैंने यहाँ पे इसका रीजन दिया है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज एज इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। कहीं से जहां से लाइट रे आ रही होगी वो सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी, इसीलिए ऐसा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स नॉट द मीडियम। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, बाकी वेवलेंथ, वेलोसिटी, दे आर मीडियम डिपेंडेंट, इसीलिए ऐसा है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें कि ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर, आप इसी में डिफाइन करते हो कि व्हेन लाइट रे towards the normal, then the medium is optically denser, and when light ray then the medium इज ऑप्टिकली रेयरर। तो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर किसको कहते हैं ये भी क्लियर है सबको, हालांकि ये रिलेटिव होता है। ठीक है,
रिलेटिव होता है कि अगर कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और जब वो रिफ्रैक्ट हो रही है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल है। तो जब वो बेंडिंग टुवर्ड्स द मीडियम नॉर्मल है मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है और वो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल है। तो ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। और जब उसकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली रेयरर। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसी में आप बोलते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको आप डिफाइन करते हो दो टाइप में। एक है अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आप बोलते हो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को बोलते हो सी बाई वी। बहुत बच्चों को ये सब पता है, बहुत फंडामेंटल बातें हैं ये सब। तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी होगा। ठीक है, तो ये अपना एब्सोल्यूट होगा, मतलब आप एयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट होगा। रिलेटिव की अगर बात करते हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आप बोलते हो, है ना, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, है ना। तो ये बोलते हो म्यू ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ये रिलेटिव है। इसे क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू नॉट एयर, विथ रिस्पेक्ट टू वन, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसको आप ये पढ़ोगे। ठीक है, देखो वैक्यूम और एयर में मैं आपको बता चुका हूं कि उनका, जैसे कि आपने वहां भी देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि वैक्यूम और जो परमिटिविटी देखी थी उसकी वैल्यू क्लोज टू होती है ना, एयर के साथ। तो इसीलिए बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, उसे आप बोलोगे म्यू ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, दैट इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ऐसे लिखा जाएगा। और इसको आप ये भी लिख सकते हो, इट इज, ये एब्सोल्यूट है तो सी अपॉन वी टू अपॉन सी अपॉन वी वन। ठीक है, दैट वी कॉल इट वी टू अपॉन वी वन, ऐसे उल्टा कर सकते हो, वी वन अपॉन वी टू, वी वन अपॉन वी टू। और इसको लिख सकते हो एफ लैम्डा वन अपॉन एफ लैम्डा टू, तो इसको लिख सकते हो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। तो आपको एक रिलेशन मिलता है कि म्यू ऑफ टू विथ म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये आपके काम आएगा, इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा, वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। ठीक है, तभी आप देखिए कि अगर डेंसर मीडियम है तो उसमें वेलोसिटी कम होती है और वेवलेंथ भी क्या होगा? फिर कम होगा। डेंसर मीडियम अगर होगा तो वेलोसिटी आपकी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वी वन बाई वी टू इक्वल टू लैम्डा वन बाई लैम्डा टू इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस रिजल्ट को आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि मान लो आपको ये बोला जा रहा है कि म्यू ऑफ थ्री विथ रिस्पेक्ट टू वन, ये आप लिख सकते हो म्यू ऑफ थ्री विथ रिस्पेक्ट टू टू, म्यू ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इंटू म्यू ऑफ थ्री विथ रिस्पेक्ट टू टू, ऐसे लिख सकते हैं। ये रिलेशन भी क्लियर होगा सभी को कैसे आया है ये। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थ्री विथ रिस्पेक्ट टू वन
तो वो आप लिख सकते हैं पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। कैसे? ये आप इजिली कर सकते हो। म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को आप क्या लिखोगे? μ2 बाई μ1। और म्यू ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2 को क्या लिखोगे? μ3 बाई μ2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो आपको क्या मिलेगा? इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपको यही मिलेगा ना, μ3 बाई μ1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? म्यू ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो यही चीज प्रूव होती है। आपको इन पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। ये क्लियर है भाई सभी को? सक्षम भाई आप उल्टा बोल रहे हो, म्यू इक्वल टू सी बाई वी ही होता है, वी बाई सी नहीं होता है, सुधार कर लीजिए, ठीक है। म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता है, इसीलिए म्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। इसका रीजन सभी को पता है, क्योंकि म्यू इक्वल टू सी बाई वी होगा तो सी हमेशा वी से बड़ा ही होगा, सी हमेशा वी से बड़ा ही होगा, तो म्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। दैट इज द रीजन। ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये उन बच्चों को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं भाई, उनको वेव ऑप्टिक्स में सब कुछ बताया गया है। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, ये सब 9th 10th की चीजें हैं, कोई बदला थोड़े, ये सब थोड़े चेंज होगा। बस आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करोगे, थ्योरी तो वही है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 पॉइंट है जो आप जानते हो। पहला पॉइंट यही है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, अब हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे ये कोइंसाइड कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। एंड द प्लेन all lie in the same plane and the plane is perpendicular to the interface, to the plane containing interface। है ना, ये सेम प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रे की बात कर रहा हूं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो रहा होगा उस पॉइंट पे ये सब सेम प्लेन में लाई करेंगे। और ये जो प्लेन होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। मतलब मान लो ये प्लेन है, यहां से लाइट रे आ रही है, ठीक है, यहां से लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट है, और ये अपना प्लेन है ये वाला। हमारा जो इंटरफेस होगा वो इसके क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो ये इंटरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा हमारा क्या, कौन सा प्लेन होगा? जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई करेंगे। भाई डीपीपी और पीवाईक्यू की प्रायोरिटी ऑर्डर आपको दोनों करना चाहिए। कुछ तो अपने से प्रैक्टिस करोगे, तो डीपीपी तो जरूर करिए। 2 8 8 10 10 क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज, तो उसको डीपीपी क्यों छोड़ रहे हैं? जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक प्लेन है, ये प्लेन है अपना, ये मान लो अपना प्लेन है जिसमें कि रिफ्रैक्शन होने वाला है, ठीक है, जिसमें कि अपना रिफ्रैक्शन होने वाला है, और इसका जो इंटरफेस होगा, इसका जो इंटरफेस होगा
वो अपना परपेंडिकुलर है। ये इंटरफेस वाला जो प्लेन है वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इंटरफेस जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहां पे लाइट रे ये रिफ्रैक्टेड है, इंसिडेंट है, रिफ्रैक्टेड है, वो प्लेन में रुको बना ही देता हूं। उतना विजुलाइज नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट। ये जो प्लेन तुम्हें दिख रहा है ये इंटरफेस वाला प्लेन है, जो इस पे इंटरफेस है ना, ये प्लेन अपना इंटरफेस वाला है। ठीक है, और लाइट रे आपकी जो आ रही है वो कहां से आएगी, वो लाइट रे आपकी ये वाली आ रही है। ये इंटरफेस, यही इंटरफेस है जहां पे ये इंसिडेंट करेगा कोई, और लाइट रे आपकी यहां से आ रही है, ये लाइट रे आ रही है, और ये अपना नॉर्मल होगा, इसी प्लेन में नॉर्मल होगा, और लाइट रे इसी से ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाएगी, इसी से रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, और इंटरफेस जो कंटेन कर रहा है वो ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस वाला प्लेन है, तो ये इंटरफेस है। ठीक है, और ये प्लेन है कंटेनिंग इंटरफेस। इस तरह अपना μ1 है, इधर अपने पास μ2 है, मीडियम को चेंज कर रहा है, तो ये आप बोल सकते हो ये μ1 है और ये अपना μ2 है। ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही, ये इंसिडेंट रे आई, ये आर, और ये अपना नॉर्मल ये है। थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। चलिए, तो दूसरा अपने पास यही है, स्नेल्स लॉ है, जो इसने बोला कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बियर ए कांस्टेंट रेशियो। दूसरा लॉ का पॉइंट है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो विथ नॉर्मल कर दो, विथ नॉर्मल बियर से कांस्टेंट रेशियो, मतलब साइन आई अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है इसी कांस्टेंट को कहते हैं म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या फिर आप इसको बोलते हो μ2 अपॉन μ1। ठीक है, तो ये है।
तो ये ही स्नेल्स लॉ भी है, इसी को आप स्नेल्स लॉ भी बोलते हो। इसी को आप स्नेल्स लॉ भी बोलते हो। कैसे हैं, देखिए फॉर्मेट प्रिंसिपल से मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं। आप जो पूछ रहे हो कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट रेशियो क्यों रखते हैं, कैसे है, तो आपको मैंने जैसे फॉर्मेट प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कराया था, वो भी मैं प्रूव करा दूंगा। ठीक है, अभी पहले ये देख लीजिए। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू दिस वन। इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसे लिखो तो बेटर होगा, म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, ऐसे ध्यान रखोगे तो ज्यादा सही है, इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वर्जन भी है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर इक्वल टू अपने पास हो जाएगा कांस्टेंट। अब यही चीज इन्होंने क्या किया, अगर हम बोले कि स्नेल्स लॉ पैरेलल इंटरफेस की बात करें, स्नेल्स लॉ एट पैरेलल इंटरफेस, तो क्या चेंज होगा। अगर पैरेलल इंटरफेस से स्नेल्स लॉ लगा रहे हो तो क्या होगा, देखो बहुत सारे पैरेलल इंटरफेस हैं तुम्हारे पास। मान लो एक ये है, एक ये है, एक ये है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने अभी इतना ही लिया है। और मान लो लाइट रे आ रही है यहां से और डिफरेंट डिफरेंट पाथ से वो जा रही है, कोई डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम के अकॉर्डिंग बेंडिंग टूवर्ड्स बेंडिंग अवे होते हुए वो जा रही है, हमें नहीं पता कौन कैसा है। ठीक है, ऐसा मान लो जा रही है तो, और ये इसके नॉर्मल है, ये नॉर्मल है सभी इंटरफेस के, और ये इंटरफेस जो है इन मीडियम्स को, ये इंटरफेस म्यू वन और म्यू टू को डिवाइड करता है, ये इंटरफेस म्यू टू और म्यू थ्री को सेपरेट करता है, ये इंटरफेस म्यू थ्री और म्यू फोर को सेपरेट करता है। ठीक है, तो अगर मान लो पैरेलल इंटरफेस है तो क्या होगा, आपको एक फायदा मिलने जा रहा है। वो फायदा ये है, अगर मैं बोलूं कि ये अपना आई है और ये आर है, तो इसके लिए जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा भाई, इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। बोलो, ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो अगर आई और आर है तो ये आर और आर क्या बनेंगे, सेम। मतलब पहले वाले का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दूसरे वाले के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखो यहां पे अपने पास कुछ मान लो अपने पास आ जाता है R1, तो ये भी R1 हो जाएगा, और यहां से मैं बोल रहा हूं मान लो ये हो जाता है अपना I2। ठीक है, थीटा वन थीटा टू लेके भी चल सकते थे आप। तो आप डायरेक्ट एक बात देख पा रहे हो कि जब आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो इसमें ये चीजें कट जाएगी। फॉर फर्स्ट इंटरफेस, ये फर्स्ट इंटरफेस है, ये सेकंड इंटरफेस है और ये थर्ड इंटरफेस है। तो आप देखो स्नेल्स लॉ अगर लगाओ एट फर्स्ट इंटरफेस, तो क्या लिखोगे, म्यू वन साइन आई, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, इसी तरीके से फॉर सेकेंड इंटरफेस, सेकेंड इंटरफेस के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा म्यू टू साइन आर। ये देखो म्यू टू साइन आर, ये म्यू टू है, ये साइन आर है, साइन आर इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो म्यू टू साइन आर इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन R1,
और इसी तरीके से जब आप थर्ड के लिए करोगे, फॉर थर्ड इंटरफेस, तो आपको क्या मिलेगा? वो आपको मिलेगा μ3 sin R1 इक्वल टू μ4 sin I2। तो ये बात देख पा रहे हो सभी लोग इन तीनों से, ये सब आपस में बराबर है, ये सब आपस में बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, तो ये सब बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो पैरेलल इंटरफेस में आपको फायदा ये होगा कि अगर आप चाहते हो कि आपको स्नेल्स लॉ यहां से डायरेक्ट यहां का लगाएं, तो आप इन सबको जो है क्या कर सकते हो, इन सबको यहां से गायब कर सकते हो। डायरेक्ट आप यहां μ1 sin I इज इक्वल टू μ4 sin I2 आप लिख सकते थे, μ4 sin I2 आप लिख सकते थे। ये क्लियर है बच्चों सभी को? ये सभी को क्लियर है? तो यहां से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट μ1 sin I इज इक्वल टू μ4 sin I2। ठीक है, ये आप यहां से डायरेक्ट बता सकते थे। आगे के लिए आप पैरेलल इंटरफेस में डायरेक्ट यहां से यहां, डायरेक्ट यहां से यहां आप कर सकते हो, किसी भी दो के बीच में डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक का एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो कट जा रहा है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसमें एक कंडीशन और ले लें, एक कंडीशन और ले लें कि अगर ये दोनों बराबर हैं, कौन? μ1 एंड μ4, इफ μ1 इक्वल टू μ4, तो आप देख रहे हो क्या होगा? sin I1 sin I इक्वल टू sin I2। इसको I2 क्यों कर रहे हैं? R1 नहीं, I1 कर लो। ठीक है, तो म्यू साइन आई इक्वल टू साइन I1, मतलब ये हुआ कि I इक्वल टू I1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनिशियली इंसिडेंट रे इज इक्वल टू फाइनल। अभी नहीं बोल सकते भाई I इक्वल टू, ये अभी नहीं बोल सकते, अब बोल सकते हैं कि इनिशियल का एंगल ऑफ इंसिडेंस और फाइनली रिफ्रैक्टेड रे दोनों पैरेलल होंगी, है ना। इससे आप ये बोल सकते हो कि इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल, ये आप पैरेलल बोल सकते हो। लेकिन ऐसा तभी बोल पाओगे जब क्या हो, दोनों के तरफ का मीडियम सेम हो, व्हेन μ1 इज इक्वल टू μ2। हमेशा नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, हमेशा नहीं बोल पाएंगे। ये तभी बोल पाएंगे जब μ1 इक्वल टू μ2 हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पढ़ने जा रहे हैं, उसमें पहला यही ले रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में पहले बात कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्शन की वजह से जो डेविएशन होगा वो क्या होगा? लाइट रे का डेविएशन तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा। तो मान लो ये अपने पास लाइट रे है और ये मान लो बेंड हो गई, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, एयर से म्यू में जा रही है, ऐसा हो सकता है। ये अपना नॉर्मल है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये नहीं होता तो लाइट रे हमारी जो इंसिडेंट हो रही है, ये मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे सीधे चली जाती? बोलो भाई, ये सीधे चली जाती। तो यहां पे डेविएशन की अगर बात कर रहे हो, मान लो ये एयर है और ये म्यू है,
मान लो ये एयर है, ये म्यू है, म्यू वन म्यू टू भी हो सकता था। म्यू क्या कह रहे हो आप भाई, समझ नहीं पा रहा हूं। सीधी सी बात है कि इनिशियली इंसिडेंट रे और फाइनली रिफ्रैक्टेड रे सेम नहीं होगा मीडियम, तो वो पैरेलल नहीं होंगे। तो यहां पे अपनी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये मान लो अपने पास आई है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आर है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन आपको बताया हुआ है कि इंसिडेंट रे का जो इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन है उससे ये रिफ्रैक्टेड रे कितनी घूम गई, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो यहां पर होगा वो अपने पास होगा ये, दैट इज योर डेल्टा। यही तो होगा एंगल ऑफ डेविएशन, बोलो भाई, यही तो होगा डेल्टा। तो डेल्टा आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा यहां पे लिखा जा सकता है आई माइनस आर। जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, वो आप सभी को क्लियर है कि ये हो जाएगा आई माइनस आर। ये क्लियर है भाई, डेल्टा इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज योर आई माइनस आर। अगर आप स्नेल्स लॉ से देखो तो स्नेल्स लॉ से आप डेल्टा निकालना चाह रहे हो, तो स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ, अगर स्नेल्स लॉ लगा रहे हो, आप म्यू वन म्यू टू भी ले सकते थे, तो क्या होगा, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, हमें क्या चाहिए, आई माइनस आर चाहिए। तो आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लो। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी, है ना। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो यहां 1 है, तो इधर हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू प्लस 1। ये तो लगा सकते हैं। अब साइन सी माइनस साइन डी, हाँ आर प्लस, बिल्कुल आर प्लस डेल्टा इक्वल टू आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बिल्कुल ये आई है तो दिख ही रहा है, तो ये पूरा आई होगा। तो यहां से साइन सी माइनस साइन डी आप लिख सकते हो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और यहां पे 2 साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, अपॉन में ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये लिख सकते हो इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू प्लस 1। बोलो भाई, भाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का रेसिप्रोकल, गजब बात करते हो। क्या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में ए बाई बी को हम ए माइनस बी बाई ए प्लस बी लिखें, या फिर इसको ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, इसको भी, दोनों में कोई अंतर है, इसको रेसिप्रोकल समझो, चाहे जो दोनों कर सकते हैं, दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं ना भाई। अब क्या छोटी छोटी बातें पूछ रहे हो। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये साइन अपॉन दिस कॉस, इसको tan लिख सकते हैं, और ये अपने पास हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। क्लियर है। तो यहां से कुछ और एक्सप्रेशन आप बना सकते हो, इसको नीचे ले आ लो और एक को ऊपर ले आओ, तो यहीं लिख दे रहा हूं। तो इसको ऊपर लिख दिया, tan आई माइनस आर बाई टू अपॉन में tan आई प्लस आर बाई टू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे देखो, आई माइनस आर को डेल्टा लिख सकते हैं, आई माइनस आर को, ये दिख रहा है सभी को, आई माइनस आर को हम डेल्टा लिख सकते हैं। तो tan डेल्टा बाई टू अपॉन में tan आई प्लस आर बाई टू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू प्लस 1। तो यहां से आप
ये डेल्टा निकाल सकते हो, यहां से आप डेल्टा निकाल सकते हो। हमें यही डेल्टा चाहिए था, ठीक है। तो मतलब यहां से आप सीधे एक फॉर्मूला बना सकते हो, 10 डेल्टा बाई 2 इक्वल टू म्यू माइनस 1। मैं नहीं बोलूंगा कोई फॉर्मूला रटने के लिए, ये फालतू है। इसलिए फालतू है क्योंकि इसका जरूरत क्या है, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले की क्या जरूरत है, ठीक है। इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसीलिए क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि आई और आर दिया जाएगा, तो आप आई माइनस आर करके डेल्टा निकाल सकते हो। इसमें मुझे कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अप्रोच बता दिया कि इस तरीके से आप एंगल ऑफ डेविएशन ही, मान लो ऑप्शन में यही पूछ दे, ऑप्शन रेफ मतलब एक्सप्रेशन वाइज, तो ये आप बोल सकते हो कि म्यू माइनस 1 म्यू प्लस 1। अरे कॉट नहीं लिखा, कॉट लिखना चाहते हो तो नीचे ले आके कॉट लिख लो भाई, तुम्हारी खुशी है। मैं मल्टीप्लीकेशन में लिखना चाह रहा था, इसीलिए कॉट नहीं लिखा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है अपना एंगल ऑफ डेविएशन का। क्लियर है बच्चों? अगर आप म्यू1 म्यू2 लेते तो यहां पे म्यू1 म्यू2 आ जाता, यहां म्यू1 म्यू2 आ जाता और कोई चेंज नहीं होता। तो दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। आगे बढ़े भाई, चलिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ये डेविएशन जो है लिटरल शिफ्ट अगर बात करें, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, इन केस मतलब सब रिफ्रैक्शन के लिए, तो रिफ्रैक्शन के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का लिटरल शिफ्ट होगा, डेविएशन तो आपने देखा, व्हाट अबाउट द लिटरल शिफ्ट, ठीक है। तो लिटरल शिफ्ट की अगर बात करें तो कुछ ऐसी चीज हो रही है, देखो कि मान लो हमारे पास एक हमारा ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये पूरा ग्लास स्लैब है, और कोई लाइट रे मान लो इंसिडेंट हो रही है, कोई लाइट रे हमारी इंसिडेंस हो रही है, और फिर वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो कहीं से भी हो रही है, कहीं से लाइट रे आ रही है मान लो और इंसिडेंस हो रही है, तो इंसिडेंस होने के बाद वो क्या होगा, ये एयर अगर लेते हो तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ठीक है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, फिर बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो कुछ ऐसा बना रहा हूं डायग्राम, देखना जरा। ये अपना नॉर्मल हो जाएगा, फिर तो नॉर्मल से लाइट रे बेंड हो गई टुवर्ड्स द, थोड़ा टुवर्ड्स बेंड हो गई है ना, ऐसे। और उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो गया इसका, तो फिर से ये बेंडिंग अवे हो गई, बेंडिंग अवे हो गई, ठीक है। तो लेटरल शिफ्ट का क्या मतलब है, ठीक है, लेटरल शिफ्ट का क्या मतलब है? व्हाइट कलर नहीं दिख रहा है क्या भाई? कुछ मतलब फरमाइशों की अंबार है भाई, टीचर भी क्या करेगा। अरे आपको व्हाइट कलर नहीं दिख रहा है क्या? इतना भी तो ऐसा नहीं है कि नहीं दिखे भाई, मुझे नहीं लगता कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो ये ले लो, अब तो दिख रहा होगा भाई, अब दिख रहा है भाई, खुश हो। तो अब क्या हो जाएगा, देखो कि लेटरल शिफ्ट का क्या मतलब है। लेटरल शिफ्ट का मतलब है कि ये जो लाइट रे फाइनली रिफ्रैक्ट हुई है, इसको अगर आप बैक करके लाते हो,
ये आप इसको बैक करके लाते हो और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, इस पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो इतने का शिफ्ट हुआ है, ये देख पा रहे हो। क्योंकि ये वाली लाइट रे अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ऐसे सीधे जाती ना, ऐसे सीधे जाती है ना, तो इतना जो है परपेंडिकुलरली शिफ्टिंग ले चुकी है, परपेंडिकुलरली शिफ्टिंग ले चुकी है। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे लिटरल शिफ्ट। ये जो अपना डी होगा दैट इज कॉल्ड योर लिटरल शिफ्ट। तो ये जो डी है दैट इज योर लिटरल शिफ्ट। थोड़ा नेमिंग कर लें तो मान लो हमारे पास ये है ए बी और ये सी, तो ये जो ए सी है दैट इज आवर लिटरल शिफ्ट। लाइट रे ऐसे आई, ऐसे जा रही है और ऐसे चली गई। ठीक है, और आपने इसको पीछे से लेके आए, ये दोनों पैरेलल होंगी, ये तो सबको क्लियर है। लाइट रे पैरेलल होगी, ये तो सबको क्लियर है। क्लियर है। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई और ये अपना आर होगा, ये छोटा वाला। ठीक है, ये आर होगा। तो आप सबको पता है कि ये पैरेलल है, इधर भी सेम है, ये एयर है और इधर भी एयर है। तो अभी अभी आपने प्रूफ किया है ना, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये भी आई होगा। ठीक है, और ये अपने पास क्या होगा फिर, ध्यान से देखिएगा, ये थिकनेस भी कुछ लेना पड़ेगा। थिकनेस को कुछ मान लेते हैं। थिकनेस अपना इसका ग्लास स्लैब का टी है, थिकनेस इसका टी है। ठीक है, तो अगर ये आई है, ये अपने पास आर है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, देखो है ना। अब हमें ये डी निकालना है और हमें क्या पता है, हमें टी पता है। तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करो, इस चीज को अगर एक्सटेंड करते हो इधर, हमें ये पता है, हमें ए बी पता चल जाए तो हम कर सकते हैं। ए बी पता करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, देखिएगा, और इसको डी मान रहा हूं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि डी बी हमें टी है और ये आर है, तो ए बी निकाल सकते हैं भाई, ए बी निकाल सकते हैं। देखो इन ट्रायंगल डी इज आवर लेटरल शिफ्ट, पहले ये लिख दो, डी अपना क्या है, लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो डी अपना लेटरल शिफ्ट है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी आप क्या लिख सकते हो, साइन आर कॉस आर, कॉस आर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे इस ट्रायंगल में, ए बी डी में कॉस आर इज इक्वल टू बी डी अपॉन में ए बी। तो ए बी क्या आ जाएगा भाई, बी डी अपॉन में कॉस आर, और दैट इज टी अपॉन में कॉस आर, टी अपॉन में कॉस आर। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें इस वाले, हमें चाहिए क्या, हमें डी चाहिए। तो आप ट्रायंगल ये चूज कर लो ए बी सी। तो ए बी सी में आपको ये दिखता है, ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये एंगल अपने पास हो जाएगा ये वाला, ये पूरा आई है तो ये भी पूरा आई होगा, तो ये कितना होगा, आई माइनस आर, है ना। ये जो होगा वो कितना होगा, आई माइनस आर, क्योंकि ये पूरा आई है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सब लोग समझ रहे हो, ये पूरा आई है और ये आर है, तो ये बचेगा कितना, आई माइनस आर। ये क्लियर है सभी को, बहुत बेसिक ज्योमेट्री लग रही है। तो यहां पे आई माइनस आर हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो यहां से, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में अब देखो क्या लिख सकते हो, साइन लिख सकते हो, साइन आई माइनस आर, ये हाइपोटेनियस होगा ए बी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी।
दैट इज, ठीक है। तो यहां से आप ये लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हो AC, ये हो जाएगा AB साइन I माइनस R। तो AC मतलब D लेटरल शिफ्ट इक्वल टू AB है T अपॉन कॉस R, है ना। ये एक मुझे जैसे थोड़ा याद आ रहा है, 2019 या 20 में जेई मेंस ने पूछ लिया था इसको, ठीक है। तो ये होगा लेटरल शिफ्ट, कोई ग्लास स्लैब, है ना, लेटरल शिफ्ट आपका ये होगा रिफ्रैक्शन में लेटरल शिफ्ट। और ऑब्वियसली हम प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो ये अपने पास ये फॉर्मूला होगा T अपॉन कॉस R साइन I माइनस R। अरे सुन लिया भाई, क्यों इतना परेशान हो रहे हो आप, स्लैब का कलर मत लीजिए। तुम्हें स्लैब का कलर लेने का मतलब ये कि ये स्लैब पता चलेगा, नहीं तो ये लाइन, बहुत बहुत भाई लोग इसको केवल लाइन सोचेंगे, ठीक है। कुछ भी फरमाइश मत किया करो, जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, ठीक है। मैं भी रोज देख रहा हूं कि यहां से स्लैब का कलर क्यों नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। स्लैब लेने का मतलब ये है कि यहां पे ये पूरा भरा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, इससे पता चल रहा है। अगर मैं केवल ये ले लेता हूं तो ये मीडियम, कुछ लोग इसको भी और इसको भी सेम मीडियम समझेंगे, ठीक है। दैट्स वाई मैंने ले लिया है, कुछ भी फर्जी फरमाइश मत करिए। बाकी बच्चों को बताओ यार, ये क्या दिख नहीं रहा है, थोड़ा बाकी बच्चों से भी जान लूं। आपको ये सब लाइन, ये एंगल नहीं दिख रहा है क्या? ये लाइन, ये एंगल जो बनाया हूं, क्या नहीं दिख रहा है क्या? बाकी बच्चे बताइए भाई। सब परफेक्ट है, क्रिस्टल क्लियर है, तो फिर क्यों परेशान हो? भाई को पसंद नहीं है कलर, भाई को अपने कलर पसंद नहीं है भाई। भाई ब्लैक एंड व्हाइट है, रहना चाहता है। इस उम्र में ब्लैक एंड व्हाइट रहने की तमन्ना क्यों हो रही भाई? इस उम्र में ब्लैक एंड व्हाइट रहने की तमन्ना तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं अब वेरिएशन, जो कि बहुत बच्चे पढ़े होंगे पहले भी। वो ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस का कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ। सब कुछ प्लेन सरफेस से ही चल रहा है, ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ, ठीक है। एपरेंट डेप्थ का मतलब ये हुआ कि मान लो हमारे पास कोई एक इंटरफेस है, कोई हमारे पास एक इंटरफेस है, ठीक है। और इस इंटरफेस पे ये जो मीडियम है अपना, ये जो मीडियम है अपना, वो डेंसर है, और दूसरा मीडियम अपना रेयरर है, दूसरा मीडियम अपना रेयरर है। तो कोई डेंसर मीडियम से कोई ये मीडियम है, मान लीजिए इस मीडियम में ये इंटरफेस है, ये अपना इंटरफेस है। अब कोई लाइट रे मान लो आ रही है, ये मीडियम, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई मान लो यहां पे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर इस मीडियम में। इस मीडियम को आप बोल रहे हो कुछ भी, μ1 μ2 जो भी बोलो, ठीक है। म्यू डेंसर ले लो, और ये है म्यू रेयरर, म्यू डेंसर और म्यू रेयरर। तो अब देखो क्या हो रहा है कि लाइट रे, ये तो नॉर्मल है, तो एक नॉर्मल इंसिडेंस ऐसे ले सकते हो, और एक लाइट रे बहुत स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हुए यहां से आ रही है,
और इसका जो नॉर्मल होगा वो इधर ही होगा, यही। अब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो ऑब्वियसली अवे हो जाएगी ना, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये अवे जाएगी ऐसे। बोलो, तो यहां से इसको एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा और इस किसको दिखेगा, ये दिखेगा एक व्यूअर है, हालांकि ये नॉर्मल के लिए होता है, दिस इज फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। वो मैं एजम्पशन अभी डेरिवेशन में यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लिमिटेशन क्या है। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस है। तो यहां पे अपने पास, इसको इधर ही बना लो, नॉर्मल इंसिडेंस है। ठीक है, आप बोले सर इसके आंखों में लाइट तो आ ही नहीं रही है, तो वो स्मॉल एंगल है, अब इतना स्मॉल नहीं बना सकता, तो इसीलिए इधर थोड़ा बनाया है। तो मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये मान लेते हैं ए, ये है बी। ठीक है, अब यहां पे जो इमेज बन रही है, इसको ये ऑब्जेक्ट यहां ना दिख के यहां दिखेगा। आप ये मान के चलिए कि ये लाइट रे यहां पहुंच रही है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो कि डेंसर से रेयरर के लिए अब आप यहां से बोल सकते हो कि हमारा जो ये डी रियल था, इसे आप बोलोगे कि ये डी रियल है। इंटरफेस से ये जो था वो अपना डी रियल है, डी है। और ये जो आपको दिखेगा, मतलब आपको क्या, जो व्यूअर नॉर्मली देख रहा होगा, ये कहलाएगा डी एपरेंट। दिस इज योर डी एपरेंट, इसको उठा हुआ दिखाई देगा। ये वही वाली बात है कि आप पानी जो बाल्टी में पानी भरा है, आप ऊपर से देखते हो तो पानी आपको, मतलब जो बॉटम है वो आपको ऊपर दिखाई देता है, बॉटम आपको ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको एक चीज बता दूं कि पहले जो जिस एजम्पशन पे ये रिजल्ट प्रूव हो रहा है वो पहले मैं बता दूं। एजम्पशन है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब आप बोल सकते हो कि सर ये तो फिर इसका मतलब ये पूरा ऐसे ही चला जाए, ऐसे आई जीरो को टेंड करे। बिल्कुल, आई टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत स्मॉल है। नॉर्मल इंसिडेंस का ये आप मतलब निकाल सकते हो कि एंगल आई एंड एंगल आर वेरी स्मॉल। आई स्मॉल होगा तो आर भी स्मॉल होगा। तो इसका फायदा क्या लेंगे, इसका फायदा आगे अभी लेंगे, देखिए क्या लेते हैं। तो एक ट्रायंगल आप ये चूज कर लीजिए ए बी ओ, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, और अगर ये आर है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास अगर आर है तो ये एंगल अपने पास कितना हो जाएगा, ये नॉर्मल थोड़ा सा इधर है। ठीक है, तो ये देखिए ये लाइन, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा। ये जज कर पाए सभी लोग। ये दो नॉर्मल को पैरेलल मानिए, ठीक है, ये दो नॉर्मल को पैरेलल मानिए, और ये जो है फाइनली रिफ्रैक्टेड रे को पीछे लाया गया है तो इसको आप ट्रांसवर्सल मानिए। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा आर। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा क्या, आर। ये क्लियर है सभी को? क्रिटिकल एंगल जब पढ़ाया जाएगा TIR तो आपको समझाया जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको समझाया जाएगा व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है पहले ये पढ़ लो, ठीक है, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, वो अपना ऑब्जेक्ट है भाई, वो यहां पे ऑब्जेक्ट है और व्यूअर इधर है। ये व्यूअर है डेंसर रेयरर मीडियम में, और ऑब्जेक्ट जो अपना रखा हुआ है वो अपना रखा हुआ है किस पे, डेंसर मीडियम में। तो इसके आंखों पे जो लाइट जा रही है वो रिफ्रैक्ट करके जा रही है, मतलब यहां पे जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस है। तो एंगल सबको जज हो गया भाई, ये आर होगा तो ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आई है तो ये भी आई होगा। यहां तक क्लियर है? तो यहां से एक इक्वेशन आप लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल
ओ ए बी, ठीक है, tan i इज इक्वल टू ए बी अपॉन में डी, ए बी अपॉन में डी लिख सकते हैं, tan i इक्वल टू ए बी अपॉन में डी, और ये होगा इन ट्रायंगल ए आई बी, वो आप लिख सकते हैं tan r, वो हो जाएगा ए बी अपॉन में डी एपरेंट, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो स्मॉल का क्या मतलब है, स्मॉल का मतलब ये है कि आप इसमें ये बोल सकते हो कि tan i अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin i, ठीक है, मतलब sin i अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan i और sin r अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan r, ये मतलब है, ये हम यहां पे यूज करेंगे। डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इसका जो फॉर्मूला है इसका लिमिटेशन पता चले, ठीक है। तो यहां से अपने पास ए बी अपॉन डी एपरेंट tan r है। अब स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हो, और स्नेल्स लॉ से आप क्या यूज कर सकते हो, बाई स्नेल्स लॉ देखो, वो हो जाएगा म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हो म्यू डी साइन आई को बोल सकते हो tan आई के बराबर होगा, जो अभी आपको मैंने बताया इस एजम्पशन से, तो इसको आप ए बी अपॉन डी लिख सकते हो इक्वल टू म्यू आर, और साइन आर को लिख सकते हो ए बी अपॉन डी एपरेंट। तो यहां से आपको डी एपरेंट मिल जाता है, डी एपरेंट जो होगा वो हो जाएगा डी म्यू आर म्यू डी, ठीक है। इसको और थोड़ा जनरलाइज करूं जिससे आप ये याद रख पाओ, क्योंकि ये याद रखना चाहिए, डी एपरेंट इक्वल टू डी म्यू डी अपॉन में म्यू आर, इसको और याद रखने लायक कर लें तो डी एपरेंट इक्वल टू डी म्यू ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये वो केस है जब हमारा रिफ्रैक्शन कहां से हो रहा है, डेंसर से रेयरर में, और व्यूअर हमारा जो है, व्यूअर के पास जो लाइट पहुंच रही है वो रिफ्रैक्ट करके पहुंच रही है कहां से, डेंसर से रेयरर में। वाई वी टेक नॉर्मल इंसिडेंस, अगर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं लेंगे भाई तो ये हम नहीं कर पाएंगे, और जब ये नहीं कर पाएंगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ और रिजल्ट आएगा। आपको यहां पे फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो आप लिख रहे हो ये सब तो ठीक है, बट यहां पे tan i को sin i नहीं लिख सकते, आपको फिर इसको राइट एंगल से tan i को sin i में कन्वर्ट करने के लिए ट्रायंगल बना के sin i निकालना पड़ेगा, वो अलग एक्सप्रेशन जाएगा, ठीक है भाई। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार आते हैं, तो पहले मैं वो थ्योरी बता रहा हूं, डी एपरेंट इक्वल टू डी अपॉन म्यू ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। अगर इधर एयर होगा तो ये केवल डी बाई म्यू होगा, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया है। अगर ये म्यू होगा और ये डी होगा तो आप सीधे डी बाई म्यू कर दीजिएगा, डी बाई म्यू कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला कौन सा, इसमें कौन क्या है तुम्हें दिख नहीं रहा है भाई, इसमें क्या लिख दूं, कौन क्या है, ये टी जो है थिकनेस है, ये दिख नहीं रहा है तुम्हें, जो पूछ रहे हो कि लिख दो, टी थिकनेस है भाई, आई हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंसी लेते हो, इसमें क्या लिख दूं, और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और क्या लिख दूं, ठीक है, यही तो है, ये आपको नहीं पता इसमें क्या लिखवा रहे हो। ठीक है, तो डी एपरेंट डेप्थ है, और यहां ऊपर लिखा हुआ है डी अपना एपरेंट डेप्थ होगा, इसी को मैं लिख दे रहा हूं, ये डी एपरेंट नहीं लिखा है क्या, कि डी अपना एपरेंट डेप्थ होगा, और म्यू जो है म्यू डी फॉर डेंसर, डी फॉर डेंसर, ये नहीं समझ में आ रहा है, लिखवाना चाह रहे हो लिखो, म्यू डी है, गजब हो यार तुम लोग, म्यू डी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डेंसर मीडियम, डी फॉर डेंसर, ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मैंने लिया ही है कि इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, म्यू आर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम,
डी है रियल डेप्थ और ये है एपरेंट डेप्थ। मतलब एपरेंट डेप्थ का मतलब वो जिसको नहीं दिखता है, ठीक है। तो शिफ्ट की अगर बात करते हो तो शिफ्ट ये आएगा। शिफ्ट अगर पूछोगे तो ओ आई इज योर शिफ्ट। अगर आपसे शिफ्ट पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा फ्रॉम द इंटरफेस है। मतलब ये जो फॉर्मूला आया है आपका डी एपरेंट इक्वल टू डी अपॉन म्यू ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, में डी रियल डेप्थ है और ऑलवेज ये कहां से मेजर होगा, ये हमेशा इंटरफेस से मेजर होंगे। ये छोटी छोटी बात अगर जिसको नहीं ध्यान होगा वो क्वेश्चन गलत कर देगा। ये ऑलवेज मेजर फ्रॉम द इंटरफेस, जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, फ्रॉम द इंटरफेस। ये ऑलवेज मेजर फ्रॉम द इंटरफेस है, ठीक है भाई। अब तो क्लियर है सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से, अरे भाई आई तो स्मॉल है, आई स्मॉल ही तो है, तो आर भी स्मॉल है, ठीक है। ये जो फर्जी लोगों का अब ये जो है, मुझे इसका डाउट जो है इतने बहुत मुश्किल है, अब अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत टाइम खपाते हैं लोग फालतू के डाउट पूछ के, जिसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, मान लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ apparent height, कॉन्सेप्ट ऑफ apparent height, कॉन्सेप्ट ऑफ apparent height। तो apparent height का क्या मतलब है, देखो ये अब की कहानी कुछ और होगी। अब कहानी ये है कि अपना किसी ऐसा सरफेस है, मान लो ये यहां पे व्यूअर है जो कि डेंसर मीडियम में है। व्यूअर अब डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट अपना रेयरर मीडियम में है। व्यूअर अपना डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट अपना रेयरर मीडियम में है, कुछ ऐसा है। तो ऑब्जेक्ट अपना जो है अब कहां पर है, ऑब्जेक्ट अपना कहीं यहां पर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपना कहीं यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका ये म्यू डी है और यहां पर ये है म्यू आर। तो अब लाइट रे यहां से आ रही है, लाइट रे यहां से आ रही है और इसका जो नॉर्मल है ये नॉर्मल है। तो लाइट रे जो आ रही है, देखिए वो डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो अपने पास क्या होगा, डेंसर से अगर रेयरर में जा रही है, उल्टा हो जाएगा ना, फिर उल्टा करना पड़ेगा। डेंसर में तो ऑब्जेक्ट रखा ही है, इसको रेयरर ले लीजिए। ये तो केस कर चुके हैं, इसको आप रेयरर ले लीजिए म्यू आर और ये म्यू डी ले लीजिए। ये केस तो अभी किया ना, ऑब्जेक्ट अपना डेंसर में था, तो ये म्यू डी ले लीजिए। तो लाइट रे बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, है ना, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। और इसको जब आप एक्सटेंड करोगे पीछे
तो इसकी वर्चुअल इमेज अब आपको कहीं यहां दिखेगी। कोई बोलेगा सर आप एक ही लाइट रे से इमेज बना रहे हो, तो दूसरी लाइट रे हमेशा नॉर्मल है, ये मान के चलिएगा। दूसरी लाइट रे हमेशा नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल आया, एक नॉर्मल इंसिडेंस है। देखिए दो लाइट रे हमेशा है, वो बना नहीं रहा हूं, एक ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस है और ये नॉर्मली रिफ्रैक्ट होके ऐसे गया। ये अपना दूसरा है, इन्हीं दोनों का ये वर्चुअल इमेज यहां पर बन रहा है आई, ये आई है। क्लियर है सभी को? तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली मानेंगे, अभी आपको बताया मैंने क्यों। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखिए ये पूरा क्या होगा, ये पूरा अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये अपने पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर ये रिफ्रैक्टेड रे है, ध्यान दीजिएगा एंगल देख लीजिए, ये आई है, तो बाकी जो ये एंगल है, ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, और ये दो पैरेलल लाइन तो ये भी आर होगा। ठीक है, ये दो नॉर्मल पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिख गया सभी को, ये अपने पास आर है तो ये भी आर है, ये आई है तो ये भी आई है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर अपने पास आई ओ और ये ए बी मान लो। अब फिर से आप वही ट्रायंगल लेके टैन और साइन लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पे अब रिजल्ट क्या मिलता है वो ध्यान से देखो। मान लीजिए इसका रियल हाइट जो है एच है, ये हाइट अपना मान लो एच है, तो ये जो होगा ये एच एपरेंट होगा, है ना, एपरेंट हाइट, जो एक्चुअली नहीं। एपरेंट का मतलब तो समझ में सबको आता है, मतलब जो दिख रहा है एक्चुअली है नहीं। ठीक है, एक्चुअल हाइट तो इसकी यही है। अब इसको जो है ये इसके आंखों में रिफ्रैक्टेड रे आ रही है, तो उसका इमेज इसको दिखेगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखेगा, इसको इसका इमेज दिखेगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, एच एपरेंट। तो अब इस केस में आप वही कर सकते हो ट्रायंगल यूज करके कि इन ट्रायंगल आई ए बी tan r इज इक्वल टू ए बी अपॉन एच एपरेंट, है ना। और एक ट्रायंगल यूज कर सकते हो इन ट्रायंगल ओ ए बी। अच्छा ये आई है तो ये भी दिखता है सभी को, ये अगर आई है तो ये भी आई होगा, है ना। ये दो ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये आई तो ये भी आई। तो यहां से अब आप बता सकते हो कि इन ट्रायंगल ओ ए बी tan आई जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन आई भी हम लिखेंगे, स्मॉल है तो मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूं, इक्वल टू ए बी अपॉन में एच, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन आर। और बाकी स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ कभी भूल भी जाओ तो ऐसे कर सकते हो। तो बाय स्नेल्स लॉ क्या होगा, यहां से यहां पे, यहां से यहां पे आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। हाँ अवे जाएगा, बिल्कुल अवे जाएगा। मैंने मतलब डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा होगा, अवे क्यों जाएगा यार, ये डेंसर मीडियम में मेरे भाई, तो बेंडिंग टुवर्ड्स होगा कि अवे होगा। अवे होता तो ये पीछे होता ना, गजब हो भाई तुम लोग। ये अगर अवे होता, ये अगर अवे होता तो ये डॉटेड करके एच से नीचे बनता, जो आप कर चुके हैं। ये डेंसर है भाई, ये रेयरर है, तो डेंसर है तो बेंडिंग टुवर्ड्स होगा। मतलब ये सब क्या पूछ रहे हो यार, बगल में तुम्हारे भाई बंधु बैठे होंगे तो मतलब वो क्या सोचेंगे। अगर 9th-10th का अपना कोई आपका कोई भी भाई अगर बैठा होगा तो क्या सोचेगा वो, बताइए। ये राम बाबू गजब हो भाई, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम 3 4 5 3 1 बहुत टैलेंटेड हो आप। बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा अपने पास, कैसे तुम 12th पास कर लिए भाई, म्यू आर इंटू साइन आई, म्यू आर इंटू साइन आई, ये देश की महिमा है, कहां जाएगा देश भगवान जाने। म्यू आर इंटू साइन आई इज इक्वल टू
मुझे पता है, तभी तो मैं इस लेवल से पढ़ा रहा हूं। म्यू डी इंटू साइन आर, म्यू आर इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन आर। ये क्लियर है। अब यहां से स्नेल्स लॉ यूज किया। अब साइन आई को आप क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन एच, यही टेन आई भी है, तो ए बी अपॉन एच मुझे पता है, इसीलिए मैं चांस नहीं ले रहा हूं कि मुझे बद्दुआ ना लगे, सब कुछ पढ़ा दे रहा हूं जीरो से हीरो तक। तो टेन आर हो जाएगा ए बी अपॉन एच एपरेंट, बस थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा, यही है। तो ये ए बी कट जाएगा, एच एपरेंट अपने पास आएगा कितना, म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू एच। ठीक है, इसको और आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला म्यू ऑफ डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर टाइम्स इंटू एच, ऐसे याद रख सकते हो। म्यू ऑफ डेंसर, ये फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो, म्यू ऑफ डेंसर इंटू म्यू ऑफ रेयरर, है ना। म्यू ऑफ डेंसर अपॉन म्यू ऑफ रेयरर इंटू एच। भाई जीरो से हीरो नहीं, एक भाई कहता है टॉम क्रूज बनाओ, यही तो कुछ तो तुम्हें भी कुछ अपना इफेक्ट डालना पड़ेगा ना, तब आप टॉम क्रूज बनोगे। डेयरिंग स्टंट तुम्हें करना होगा भाई, डेयरिंग स्टंट तो तुम्हें करना होगा, तब आप टॉम क्रूज बनोगे ना। ठीक है, तो एच एपरेंट हो जाएगा म्यू डी बाई म्यू डी म्यू आर, म्यू डी अपॉन म्यू आर इंटू एच। तो इसमें मैं लिख दूं, नहीं तो भाई कहेगा सर लिख दीजिए। म्यू डी आर का मतलब समझ ही रहे हैं, म्यू ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, मतलब म्यू डी अपॉन म्यू आर भाई, म्यू डी अपॉन में म्यू आर। अब मैं डेंसर रेयरर तो नहीं लिख रहा हूं, ये रियल हाइट है तो आपको ज्यादा हाइट दिखाई देगी, है ना, आपको ज्यादा हाइट दिखाई देगी। तो ये दोनों केस आपको याद रखना है कि ये ज्यादा हाइट आपको दिखाई देगी कब, जब व्यूअर अपना रेयरर मीडियम में है, जब व्यूअर अपना रेयरर मीडियम में है और डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, तो व्यूअर जो है ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसकी इंटरफेस से जो हाइट है वो उसको ज्यादा दिखाई देगी। तो दिस इज द केस ऑफ एपरेंट हाइट एंड दिस इज द केस ऑफ एपरेंट डेप्थ। तो बच्चों इन दोनों रिजल्ट को दिमाग में भर लो, क्योंकि अभी इन दोनों का यूज कराने जा रहा हूं एक साथ। ठीक है, दोनों का साइमल्टेनियस यूज होगा। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। ठीक है, और इसमें भी हम नॉर्मल इंसिडेंस की ही बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ही वैलिड है। तो शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, अब एक ग्लास स्लैब ले रहे हैं और ये ग्लास स्लैब है, और मान लो यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है आपने, यहां पे कहीं पे आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो कहीं पे आपने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है आपने और इसको कोई देखने वाला इधर है, ग्लास स्लैब के थ्रू देख रहा है, कोई इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, कोई इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऑब्वियसली इसको ये यहां नहीं दिखेगा, कुछ इधर उधर दिखेगा, वही निकाल रहे हैं। क्या है, एपरेंट डेप्थ में यू नीचे आएगा और एपरेंट हाइट में न्यूमिनेटर में आएगा। अरे मेरे भाई, ये मैंने म्यू जनरल किया है, म्यू ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू आर। अगर आपका एयर लेते हो तो म्यू आर को 1 कर देना, म्यू डी को म्यू कर देना,
तो एपरेंट में म्यू टाइम्स हो जाएगा और इसमें जो है अपना है एपरेंट डेप्थ में 1/म्यू हो जाएगा। आपका वो जाना पहचाना रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। तो यहां से अपने पास मान लो लाइट रे आ रही है, ठीक है, और ये अपना नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, है ना, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। थोड़ा बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल करा लो और फिर से ये नॉर्मल है। अब डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो बेंडिंग अवे हो जाएगी, बेंडिंग अवे हो जाएगी। ये तो क्लियर है सभी को। तो ये अपनी लाइट रे है। अब देखो जो पहला इंटरफेस है, इससे जो रिफ्रैक्शन हुआ है उससे जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको अगर आप डॉटेड करके लाते हो तो आपको पहली इमेज इसके वजह से यहां मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। और फिर जब दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ है तो इसकी वजह से जो आपको इमेज मिलेगी वो आपको कहीं यहां मिलेगी। तो ये है I1। दिस I1 acts as a virtual object for second refraction. This is your I2, या I लिखो, I2 क्यों, फाइनल इमेज। मतलब क्या हुआ कि इस बंदे को ये O जो है यहां दिखाई देगा, यहां शिफ्ट हो चुका है along the incident ray, along the incident ray शिफ्ट हो चुका है। ये अपना T इसका थिकनेस है, ग्लास स्लैब का T इसका थिकनेस है। तो आपने अभी अभी देखा कि दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, क्या कि ऑब्जेक्ट रेयरर में है और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसको आप एयर ले रहे हैं। अब तो आप जल्दी से रिजल्ट बता दीजिए आप लोग। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस भी आपको दी जाएगी और ये डिस्टेंस अपना d है। ये डिस्टेंस मान लीजिए हम ले रहे हैं d इसके इंटरफेस से, ये डिस्टेंस है अपना d। तो जल्दी बताओ बच्चों कि अगर ये d है ना, तो ये कौन सा केस हो गया, एपरेंट हाइट वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। पहले वाला एपरेंट हाइट का केस हो गया क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट इस इंटरफेस से, मैंने बार बार बोल रहा हूं कि हाइट या डेप्थ जो भी होगा ये इंटरफेस से होगा। तो ये जो है हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, क्या बताओ कि ये हो जाएगा म्यू डी, म्यू डी क्यों, एच एपरेंट इक्वल टू म्यू डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर इंटू एच रियल। तो यहां पे क्या लिखोगे, म्यू डेंसर है म्यू, यहां म्यू डेंसर है म्यू, म्यू रेयरर है 1 और एच यहां पर एक तरीके से डी है, तो ये म्यू टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया भाई। अब आप देखो कि दिस I1 बेसिकली क्या है, एक्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फॉर सेकेंड इंटरफेस, और फॉर ग्लास टू एयर, ठीक है। तो ग्लास टू एयर में जब हो रहा है, ग्लास टू एयर में जब हो रहा है तो ये I1 हमारा अब क्या हो चुका है, ऑब्जेक्ट। तो ये कहां पर है, डी एपरेंट का केस लगेगा। देखो डेंसर से रेयरर, तो इसका इंटरफेस ये है, तो इस इंटरफेस से इसकी डी रियल क्या निकालोगे, ये हो जाएगा म्यू डी प्लस डी। ये डिस्टेंस जो हो जाएगा तुम्हारा, ये डिस्टेंस अब यहां से निकलेगा म्यू डी प्लस टी, ये डिस्टेंस तुम्हारा होगा म्यू डी प्लस टी। बोलो भाई, म्यू डी प्लस टी, एक तरीके से ये डी रियल बनेगा। तो इसका डी एपरेंट क्या होगा, सभी लोग बता सकते हो। इसका जो डी एपरेंट होगा वो ये होगा, है ना, एक तरीके से ये हो गया अपना डी एपरेंट, ये बन जाएगा डी रियल और ये हो जाएगा अपना डी एपरेंट। और डी एपरेंट कितना होगा, म्यू डी प्लस टी बाई में म्यू, यही तो होता था भाई, म्यू डी प्लस टी बाई में म्यू। सभी को क्लियर हो गया, क्लियर है। ऑब्जर्वर का डिस्टेंस दिया हो, ऑब्जर्वर की डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, आप उसको यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, नॉर्मल इंसिडेंस में उसको शिफ्ट वही दिखाई देगा। चलिए तो अब मुझे बता दीजिए, ये शिफ्ट है,
ये जो आप देख रहे हो, दिस इज योर शिफ्ट, दिस इज योर शिफ्ट, ये अपना शिफ्ट है, ओ आई इज आवर शिफ्ट। तो ओ आई निकाल लो, ओ आई जो होगा, ओ आई अपना शिफ्ट है। तो ओ आई कैसे निकलेगा भाई, जरा बताइएगा, ओ आई कैसे निकलेगा? ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो आप इसको माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। और इस डिस्टेंस में ये पूरा डिस्टेंस हमें पता है, और इसमें से ये माइनस कर दें तो हमें ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब इस डिस्टेंस में फिर क्या करना पड़ेगा, या ऐसे लिख लो, दिस डिस्टेंस, इसमें एक नेमिंग करना पड़ेगा, और इसको ए ले लेते हैं। बोलो भाई क्या करोगे? डी एपरेंट म्यू डी प्लस टी बाई म्यू कैसे? अभी तक तुम क्या कर रहे थे भाई? अभी तक जो चल रही थी थ्योरी, तो क्या कर रहे थे? आपको डी एपरेंट का फॉर्मूला बताया गया है कि नहीं? डेंसर से रेयरर के लिए डी एपरेंट आपको क्या बताया गया है? डी रियल बाई म्यू। तो ये डी रियल की तरह काम कर रहा है कि नहीं? ये आई वन इसके लिए डी रियल का काम कर रहा है, और बाई में म्यू कर दोगे तो ये डी एपरेंट होगा। इंटरफेस से डिस्टेंस निकालते हैं, इतना कुछ बताया। मैंने कहा कि दोनों केस साइमल्टेनियसली यूज हो रहा है, ठीक है। लेक्चर आपको फास्ट लग रहा है तो भाई अब ऐसे ही लगेगा, ठीक है। इसमें आपको फास्ट लग रहा है तो थोड़ा आदत बनाइए। लेक्चर फास्ट लग रहा है, कोर्स कंप्लीट नहीं करूंगा तो अलग गाली पड़ेगी। इतनी कुछ डिटेल में पढ़ाई, और इसमें क्या लेक्चर फास्ट लग रहा है यार, सब कुछ तो बताया जा रहा है। आपकी फरमाइशों का अंबार खत्म ही नहीं होता। ओ आई जो है, ऐसे लोग ही मतलब बस फरमाइश करके रह जाते हैं। ओ आई जो है अपने पास क्या हो जाएगा, ये निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे? सारी डिस्टेंस पता है, जरा बताओ मुझे कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ दो, देखो ये डी है और ये इतना है, तो इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आई ए की जरूरत पड़ेगी क्या? डी प्लस टी माइनस डी एपरेंट, बिल्कुल डी प्लस टी, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो कर डी प्लस टी, तो ये वाली डिस्टेंस तुम कह रहे हो, उसमें से डी एपरेंट को माइनस कर दोगे। डी प्लस टी में से डी एपरेंट को माइनस करने जा रहे हो, हाँ सही कह रहे हो। तो ये डी प्लस टी में ये आ जाएगा, इसमें से डी एपरेंट माइनस कर दो, बिल्कुल सही है। तो अपने पास जो ओ आई है, करने वाले अपना चुपचाप करते हैं यहां पे, बाकी बकर करने वाले केवल वो बकर करके रह जाते हैं। डी प्लस टी माइनस डी एपरेंट, यहीं से वो सेलेक्ट होके जाएंगे, बाकी लोग मुंह बा के देखेंगे। ओ आई अपने पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट डी प्लस टी माइनस डी एपरेंट, डी एपरेंट है म्यू डी प्लस टी बाई म्यू। डाउट पूछिए आप, है ना, जेन्युइन डाउट पूछिए, 2 बार नहीं 3 बार बताऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है। बट फरमाइश मत करिए भाई, माइनस यहां पे वो भी फालतू वाली टी बाई म्यू। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो ओ आई अपने पास आएगा टी माइनस टी बाई म्यू। ये सब रिजल्ट डायरेक्ट लिखा जाता है, ये सब रिजल्ट जो है डायरेक्ट लोग स्लाइड बना के आते हैं, लोग स्लाइड लेके आते हैं और डायरेक्ट रिजल्ट बताते हैं और जेई मेंस के क्वेश्चन करा देते हैं, उसमें आप खुश हो जाते हो। बाकी जगह पे जो होता है वो यही होता है मोस्टली, कि स्लाइड में ये सब लेके आया जाता है और उसमें लोग क्वेश्चन रिजल्ट है 2-4 वो जेई मेंस के क्वेश्चन करा देते हैं। आप जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो इसका रेस्पेक्ट उसी को होगा जो उस लेवल का है, बाकी किसी को नहीं होगा भाई। ओ आई इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, 1 माइनस 1 बाई। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट जेई मेंस लेवल के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन चिपका दोगे, ठीक है। कुछ आपको सोचना नहीं पड़ेगा। टी 1 माइनस 1 बाई म्यू कहां से आया ये सब मैंने आपको बता दिया। ओ आई जो होगा टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। तो दिस इज योर
एपरेंट शिफ्ट, दिस इज, अच्छा एक चीज देख रहे हो, ये शिफ्ट किस तरफ है, शिफ्ट जो है इंसिडेंट रे के तरफ ही है, इंसिडेंट रे भी इधर ही है तो शिफ्ट भी इधर ही है, शिफ्ट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के अलोंग ही है अपना शिफ्ट, ठीक है, इंसिडेंट रे के अलोंग ही है अपना शिफ्ट। तो बच्चों ये सभी को क्लियर हुआ, 2 बार फॉर्मूला लगाए हो, मैं फिर बता दे रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट था, एक्चुअली लाइट रे रेयरर से डेंसर में गई, तो जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो एपरेंट हाइट का केस होगा, जो कि एच एपरेंट इक्वल टू म्यू इंटू एच होगा। तो इस वाले इंटरफेस में ये हाइट अपनी कितनी है, डी, ठीक है, तो इसका म्यू एच एपरेंट क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ डी, तो ये आ गया, यहां लिख देता हूं, मैं सब कुछ लिख दिया हूं। अब ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये यहां से आती हुई ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको, तो दिस विल बी एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए। तो इसके लिए क्या दिख रहा है कि ये डेंसर है और ये रेयरर है, ये डेंसर है ये रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर में डी एपरेंट का केस होगा, ठीक है, डेंसर से रेयरर में डी एपरेंट का केस होगा, तो डी एपरेंट जो होगा ये क्या होगा, डी रियल। अब इसके लिए कई बार चिल्ला के बताया कि डी और एच हमेशा इंटरफेस से लेते हैं, जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां से मेजर करते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा पूरा म्यू डी प्लस टी, ये हो जाएगा डी रियल, और ये बनेगा फिर डी एपरेंट बाई में म्यू, बस। अब इसको निकाल दिस, ठीक है, दिस माइनस दिस कर दिया तो ये शिफ्ट आ गया, क्लियर है सभी को, तो यहां से आपने ये निकाला, ठीक है बच्चों। आप लोग की क्लास है क्या, क्लास एक्सटेंड कर सकता हूं अभी, तुम लोग की क्लास होगी शायद, 12th वालों की कोई क्लास है क्या, अरे 12th वालों की कोई क्लास है क्या, नहीं तो क्लास एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा। चलिए प्लीज प्लीज, शुरू हो गया, नहीं करिए, चलिए ठीक है फिर कल करते हैं, ठीक है, कल करते हैं, ये रिवाइज करके आइएगा, कल करते हैं, रिवाइज करके आइएगा, चलिए।